एग्जाम मंत्रा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने संसद वाला जो पार्ट था वो समाप्त कर लिया था, तो आज हम लोग न्यायालय वाला स्टार्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हम लोग आज केवल सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे और कल हम लोग उच्च न्यायालय वाला पार्ट भी समाप्त कर देंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट देखेंगे और कल उच्च न्यायालय हम लोग समाप्त करेंगे। तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं। न्यायालय न्यायालय की अवधारणा, न्यायालय की अवधारणा क्या कहती है? अवधारणा ये कहती है एक ऐसी संस्था या ऐसा तंत्र जो उस क्षेत्र में निवास करने वाले जनता के लोगों के लिए जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा उन कानूनों, विधानों और नियमों की एक दस्तावेज जिसके तहत वह वहां की परंपराओं, आदर्शों और अवस्थितियों के अनुसार सामाजिक संरचना के अनुरूप क्या कर पाए? न्याय। वह क्या कहलाएगी? न्यायालय। यह क्या करनी, इसका अवधारणा का ये मीनिंग है। अब ये क्या करेगी? जो विधान बने हैं, विधान जो बने हैं या जो नियम बने हैं, उन नियमों के क्या क्रियान्वयन, उन नियमों के लागू होने में या क्रियान्वयन में, लागू होने में जो अवरोध आएंगे, जो अवरोध, बाधा या जनता द्वारा जब उन कानूनों और विधानों के अनुरूप क्या नहीं किया जाएगा? आचरण नहीं किया जाएगा, तब ये क्या करेगी? ये उन्हें लागू कराने के लिए क्या करेगी? दंड का विधान करेगी। लागू कराने के लिए क्या करेगी? दंड का विधान करेगी। ये लागू कराने के लिए दंड का विधान। दंड किस रूप में देगी? दंड दो रूप में देगी, आर्थिक और शारीरिक। आर्थिक और शारीरिक रूप में दंड देगी कौन? न्यायालय तंत्र। न्यायालय की अवधारणा का उद्देश्य यही था। यह अवधारणा हमने कहां से ली है? यह अवधारणा हमने ली अमेरिकी संविधान से, या अमेरिकी अवधारणा से हमने इस संकल्पना को लिया है। कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया? ये यूएसए के संविधान से हमने ये ग्रहण किया हुआ। यूएस के संविधान में कैसी न्यायालय प्रणाली है? तो दोहरी न्यायालय प्रणाली है। दोहरी न्याय प्रणाली है। न्याय प्रणाली है। कहां? अमेरिका के संविधान में दोहरी न्याय प्रणाली है। लेकिन भारत के संविधान में न्याय प्रणाली कैसी है? भारत में एकल न्याय प्रणाली है। कैसी है? इकहरी, एकल या एकीकृत। एकीकृत न्यायालय प्रणाली है। एकीकृत है, एकल है, न्यायालय प्रणाली है। हमारी न्यायिक प्रणाली की जो संरचना है वो पिरामिडाकार है। सबसे सर्वोच्च शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे जिला कोर्ट, उसके नीचे मुंसिफ, उसके नीचे ग्राम न्याय पंचायत। हमारे यहां इस प्रकार की न्यायिक संरचना की व्यवस्था की गई है।
ये अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, इन्हें कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है इन्हें। यह राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है? राज्य का सर्वोच्च है, ये राज्य का सर्वोच्च है। और ये देश का क्या है? ये देश का सर्वोच्च है। ये राज्य का सर्वोच्च, इसी को कहते हैं हम लोग उच्च न्यायालय, और इसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। वर्तमान में कितने न्यायालय हैं? तो वर्तमान में एक सुप्रीम कोर्ट है हमारा और 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें 24 राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और एक संघराज दिल्ली का, एक संघराज दिल्ली का उच्च न्यायालय है। तो न्यायिक अवधारणा हमने ली अमेरिकी संविधान से, जहां दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। देश का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। अब हम लोग अगर संरचना देखते हैं तो उच्चतम न्यायालय कहां पर है? केंद्र में, या देश का, देश का या केंद्र का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर अवस्थित है? ये तो वर्तमान में दिल्ली में ये स्थित है। कहां पर? वर्तमान में दिल्ली में। अगर हम राज्य स्तर पर देखें, राज्य या प्रांत, प्रांत स्तर पर उच्च न्यायालय, प्रांत या राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, राज्य या उच्च राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, इसके नीचे आते हैं उच्च न्यायालय के अधीन महानगरीय न्यायालय और जिला स्तरीय न्यायालय। महानगरीय न्यायालय और जिला स्तरीय न्यायालय। इसके अलावा इसमें दो और आते हैं, श्रम न्यायालय। कौन सा? श्रम न्यायालय। इसके अंतर्गत दो आते हैं, श्रम न्यायालय और परिवार न्यायालय। कुछ विशेष न्यायालयों का गठन समय समय पर किया जाता रहा है विभिन्न कानूनों के तहत। विशेष न्यायालय समय समय पर इनका गठन किया जाता रहा है विभिन्न कानूनों के तहत। अगर हम लोग देखें तो 2010 में एक संगठन बना था जिसका नाम था हरित, तो उसी से बना था हरित न्यायाधिकरण। उसी से बना था हरित न्यायाधिकरण या हरित न्यायालय। राष्ट्रीय हरित न्यायालय ये कहां अवस्थित है? तो ये वर्तमान में दिल्ली राज्य में अवस्थित है। इसी प्रकार से 1990 के दशक में एक बनाया था आयकर न्यायालय। तो ये विशेष न्यायालय होते हैं, ये समय समय पर बनते रहते हैं। महानगरीय न्यायालय महानगरों में होते हैं। श्रम न्यायालय श्रम विधानों से जुड़े हुए न्यायालय होते हैं।
परिवार न्यायालय में कुटुंब न्यायालय वगैरह की संकल्पना आती है, ये पारिवारिक विवादों को सुनते हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय न्यायालय, जिला स्तरीय न्यायालय मुंसिफ न्यायालय होते हैं, मुंसिफ न्यायालय और दीवानी मामले के न्यायालय, तो इसके दीवानी मामले के न्यायालय ये अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। महानगरीय न्यायालय, परिवार न्यायालय, जिला स्तरीय न्यायालय, श्रम न्यायालय और विशेषाधिकार न्यायालय। विशेषाधिकार न्यायालय उच्च न्यायालय के समान ही इनको मान्यता दी गई है, क्योंकि हरित न्यायालय के अगेंस्ट अगर कहीं अपील करनी है तो हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। इसकी कुछ 4 खंडपीठें बनाई गई हैं। तो ये था न्यायालय की एक संरचना, जिसमें उच्चतम न्यायालय, फिर राज्यों में उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है महानगरीय, श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय और जिला स्तरीय न्यायालय। उच्च न्यायालय के समानांतर एक न्यायालय होता है जिसको कहते हैं विशेष न्यायालय, जो विशेष विधि के या किसी कानून के तहत बनाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में आगे बढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की संकल्पना कहां है? तो भाग 5 में। भाग 5 में जो संघ दिया है उसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी दिया गया है। कहां? भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय की अवधारणा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। गठन कब किया गया भारत में उच्च न्यायालय का? तो गठन का जो प्रावधान आया था वह आया था भारत शासन अधिनियम 1935 में, कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। गठन कब हुआ? 1937 में। कब हुआ? 1937 में क्या हुआ? भारत में उच्च न्यायालय का गठन हुआ, और 1937 से कार्य करना स्टार्ट करता है और यही गठन होता है। प्रावधान कब आया गठन का? तो आया भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका प्रावधान आया। अगर हम लोग इसके बाद देखें तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की संरचना में एक मौलिक परिवर्तन हुआ। एक क्या हुआ? मौलिक परिवर्तन हुआ, और हमारे संरचना में उसमें क्या जुड़ गया? अब जो न्याय होगा वह होगा भारतीय संविधान से। और 1937 में न्याय किससे हो रहा है? कुछ ब्रिटिश नीतियां थी, कुछ भारतीय परंपराएं थी, और भारत शासन अधिनियम के तहत न्याय हो रहा है। तो 1937 में न्यायालय स्थापित हुआ था। अगर हम लोग डेट में महीने में देखें तो ये अक्टूबर महीने में स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर 1937 में स्टार्ट हुआ था। मॉरिस इसके पहले न्यायाधीश थे। 1926 में जब संविधान लागू हुआ तो हमारे न्यायालय ने कार्य करना किस तारीख से स्टार्ट किया? यह क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीसीएस में। तो 28 जनवरी 1950 को हमारे संविधान ने पहले दिन संविधान न्यायालय में रखकर न्याय की व्यवस्था या प्रक्रिया प्रारंभ की। कब? 28 जनवरी 1950 को। और पहले न्यायाधीश थे कौन? कानिया जी। क्या नाम था उनका? एच.जी. कानिया। एच.जी. कानिया जी पहले स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे। कौन? मुख्य न्यायाधीश थे। इस समय जो न्यायालय में व्यवस्था थी, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीशों की
व्यवस्था उस समय थी। कब? 1950 में। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे जो न्यायाधीश हैं, क्या नाम है उनका? एन रमणा, एन रमणा, एन वी रमणा, एन रमणा या एन वी रमणा जी अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ये किस क्रम के हैं? ये याद रखिए, ये 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले थे एच जी कानिया जी, अभी हैं एन रमणा या एन वी रमणा, दोनों नाम मिल जाते हैं इनके लिखे हुए। कई जगह एन रमणा लिखा होगा, कई जगह एन वी रमणा लिखा होगा। तो ये 48वें क्रम के हैं और वर्तमान में जो न्यायाधीशों की व्यवस्था है वो 33+1, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान में व्यवस्था है। कब से है ये? हमारा संविधान जब लागू हुआ तो 7+1 की व्यवस्था थी, वर्तमान में 33+1 की व्यवस्था है। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके 2 दिन बाद भारतीय न्यायालय, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना स्टार्ट किया था। यह तारीख पूछी गई थी एमपीपीसीएस के एग्जाम में। अब हम लोग इनको अनुच्छेद में देखते हैं कि कैसे इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेदों के अंतर्गत। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे न्यायालय व्यवस्था का 124। तो 124 आप लोग नहीं भूलेंगे। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। क्या कहता है? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। क्या कहता है? कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 क्या कहता है? न्यायाधीशों की संख्या। क्या है? न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करेगा? संसद द्वारा निर्धारित, संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी समय समय पर। कहां की जाएगी? समय समय पर की जाएगी। ये कौन बोलता है? यह बोलता है आर्टिकल 124(1). कैसे? 1950 में भी बताया है कितनी संख्या थी? 7+1। वर्तमान में कितनी है? 2021 में 33+1। अन्य न्यायाधीश और प्लस मुख्य न्यायाधीश, ये व्यवस्था भी है। अगर इसके आगे देखें तो अनुच्छेद 124(2) क्या में क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेंगे माननीय राष्ट्रपति जी, इनकी नियुक्ति करेंगे। ये किसमें लिखा हुआ है? यह लिखा है आर्टिकल 124(2) में। किसमें लिखा हुआ है? 124(2) में लिखा हुआ है ये। अब इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? कोलिजम व्यवस्था, कोलिजम व्यवस्था, कोलिजम व्यवस्था होती है। उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज का पैनल होता है, और ये 5 सीनियर जजों के पैनल विचार करता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए, और ये सिफारिश करते हैं किसी एक या 2 नाम की। समानता एक ही नाम आता है, एक नाम की ये सिफारिश करते हैं। किसको सिफारिश करेंगे? तो ये सिफारिश करते हैं माननीय राष्ट्रपति साहब को। राष्ट्रपति जी इनकी सिफारिश को मानते हुए उनके क्या कर देते हैं? नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है। 2014 में इस कोलिजम व्यवस्था को समाप्त करके क्या बना दिया गया था? न्याय नियुक्ति आयोग, जिसके लिए संविधान में संशोधन किया था 92
99वां। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, इसकी की समीक्षा, क्या की, समीक्षा की, और समीक्षा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मौलिक ढांचे के या मूल ढांचे के क्या है, मूल ढांचे के विपरीत है, ढांचे के विपरीत है, या हमारी न्यायिक व्यवस्था पर अतिक्रमण है। तो इस आधार पर न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया गया और वर्तमान में अभी भी कोलिजम व्यवस्था के तहत ही क्या किया जाता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिसकी सिफारिश कोलिजम करेगी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए, राष्ट्रपति उसी को क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे मुख्य न्यायाधीश के रूप में। 124(2) में ही क्या है, कार्यकाल है, इनका कार्यकाल है। कार्यकाल कितना है, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल इनका है। जो भी पहले पूरी होगी वही, अगर वो पहले 65 वर्ष के हो गए तो रिटायर हो जाएंगे, अगर उन्होंने 6 वर्ष कार्यकाल कर लिया है तो भी, मान लो 55 साल की उम्र में मुख्य न्यायाधीश बन गए तो वो 51 ईयर में रिटायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं योग्यता। 2 में नियुक्ति है तो 3 में क्या होगी, योग्यता आ जाएगी इनकी। तो एक अनुच्छेद 124(3) में क्या है, योग्यता लिखी है। 124(3) में योग्यता लिखी है। क्या है सबसे पहले योग्यता, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्ष क्या की हो, हाई कोर्ट में वकालत की हो, अधिवक्ता रहा हो। अब 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज रहा हो तो यहां क्या, 1 या 1 से अधिक में, 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज रहा हो, या तो 1 हाई कोर्ट में रहा हो या वो 5 हाई कोर्ट में रहा हो, किसी में उसने 1 या 1 से अधिक हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष जज के रूप में कार्य किया हो। उसी प्रकार वह 10 वर्ष वकालत कर चुका हो, 1 या 1 से अधिक न्यायालय में, हाई कोर्टों में, 1 या 1 से अधिक हाई कोर्टों में अधिवक्ता के रूप में वह कार्य कर चुका हो। इसके अलावा राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, प्रसिद्ध विधि वेत्ता हो। तो यह योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष उसने हाई कोर्ट में जज रहा हो, 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत की हो, और राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, वह विधि वेत्ता हो, ये योग्यताएं हो गई हैं। और अनुच्छेद 124(4) में क्या है, पद मुक्ति का आधार क्या है, पद मुक्ति का आधार है, ये सब ध्यान रखिए, सावित कदाचार या अक्षमता के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। हटाया जाने की जो प्रक्रिया लिखी गई है वो लिखी है महाभियोग की प्रक्रिया से। किससे हटेंगे ये, महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट से इन्हें हटाया जा सकता है। महाभियोग नहीं है, महाभियोग की प्रक्रिया से पद मुक्त करेंगे। महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद राष्ट्रपति साहब इनको मुक्ति प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, पदच्युत कर देंगे राष्ट्रपति जी। तो महाभियोग की प्रक्रिया से, ये था
124(4) के अंतर्गत, जिसमें साबित कदाचार के आधार पर इन्हें क्या किया जा सकता है, पद मुक्त किया जा सकता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इस तरफ वाला मिटा रहा हूं। एक 104 में क्या है, महाभियोग है। 124(6) 124(6) में क्या है, शपथ, शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान है। इसका प्रारूप दिया है अनुसूची 3 में, जो अनुसूची 3 है उसी में इसका प्रारूप दिया है शपथ और प्रतिज्ञान का। तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 124(7) 124(7) में क्या किया गया, न्यायालय को सीमित किया गया या उसकी सीमाओं को निर्बंधित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की ये सीमाएं हैं। क्या है वे सीमाएं, वह व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद कहां नहीं जाएगा, वह व्यक्ति किसी भी भारतीय क्षेत्र के न्याय अधिकरणों, वह व्यक्ति किसी भारतीय न्यायालय में क्या नहीं कर सकता, अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा, अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। ये निर्बंधन या सीमा लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर। वह व्यक्ति अभी कार्य नहीं करेगा किसी न्यायिक क्षेत्र में। वह न्यायिक क्षेत्र क्या है, संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत में वह ये कार्य नहीं करेगा। अब हम लोग महाभियोग देख लेते हैं। ये पूरा 124(4) के अंतर्गत है। भारत का एक न्यायालय होगा, उनकी योग्यता, उनकी पदावली, उसके अलावा महाभियोग, ये सभी 124 के अंतर्गत दिए हैं। एक एक क्लॉज हमने इसीलिए बताया जिससे आपको याद हो जाए थोड़ा सा। तो ये सारी प्रक्रिया 124 में ही दी गई हैं। हम देखते हैं इम्पीचमेंट, जो 124(4) के अंतर्गत दिया गया है कि महाभियोग किस आधार पर और कैसे कैसे चलाया जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट 124(4) के अंतर्गत दी गई है। महाभियोग, महाभियोग क्या है, लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर लोकसभा में लाना है तो 100 व्यक्ति चाहिए और राज्यसभा में लाना है तो 50 व्यक्ति चाहिए। ये क्या है, ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्तावक हैं ये, प्रस्ताव रखेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय के, चाहे वो उच्च न्यायालय के हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें क्या करना चाहते हैं, पद मुक्त करना चाहते हैं, पद मुक्त करना चाहते हैं। अब ये जिस सदन में आएगा, यह जिस सदन में आएगा उस सदन के अध्यक्ष इसे स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने के बाद अध्यक्ष महोदय एक पैनल बनाएंगे, एक पैनल बनाएंगे। कौन सा पैनल, जांच पैनल। क्या बनाएंगे, एक पैनल बनाएंगे, जांच पैनल, जांच पैनल। इस जांच पैनल में क्या होंगे, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज प्लस एक विधि वेत्ता। क्या होगा, एक विधि वेत्ता। 3 सदस्यीय पैनल बनाएंगे। कौन, जिस सदन में ये लाया गया हो, चाहे वह राज्यसभा में लाया गया हो चाहे वह लोकसभा में लाया गया हो, चाहे वह राज्यसभा या लोकसभा में लाएगा, उसके जो अध्यक्ष या सभापति होंगे
वो एक पैनल बनाएंगे। यह पैनल क्या करेगा, यह पैनल जांच करेगा जो उन पर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की जांच के बाद ये पैनल क्या करेगा, स्वीकृत करेगा कि जो आरोप लगे हैं वे सही हैं। अगर इसने कहा कि जो आरोप लगे हैं वे सही है, स्वीकृत करता हूं मैं, तो ये क्या करेगा, उस प्रस्ताव को सदन में ला देगा। और इन्होंने कहा अस्वीकृत, क्या कह दिया, अस्वीकृत, कि जो आरोप लगाए गए हैं वे क्या है, सही नहीं है। तो यह जो प्रस्ताव लाया गया था 100 सदस्य या 50 सदस्यों के द्वारा, वह उसी समय खारिज हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट स्वतः समाप्त हो जाएगी जैसे ही यह कमेटी बोलेगी कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट स्टॉप हो जाएगी। अगर इसने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप सही हैं, स्वीकृत दे दी, तो वह उस सदन में प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उस सदन में वह प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रक्रिया चालू हो जाएगी। क्या होगी फिर, प्रस्ताव पर चर्चा, सबूत गवाह पेश किए जाएंगे और साथ में क्या किया जाएगा, मतदान, साथ में मतदान किया जाएगा। और मतदान के बाद 2/3 बहुमत से मतदान होगा। क्या होगा, 2/3 बहुमत से मतदान होगा और 2/3 से पास होने के बाद ये क्या होगी, द्वितीय सदन में चली जाएगी। दूसरे में, अगर लोकसभा में आया था तो ये चला जाएगा अब राज्यसभा में, अगर ये राज्यसभा में आया था तो ये जाएगा लोकसभा से, दूसरे सदन से भी क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, तो ये जाएगा माननीय राष्ट्रपति जी के पास। और राष्ट्रपति जी जैसे ही इस पर साइन करेंगे, उनके साइन करते ही वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, पद मुक्त हो जाएगा। तो यही पूरी प्रक्रिया है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यही पूरी प्रक्रिया है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और यह पूरी प्रक्रिया एक सत्र में होनी चाहिए। जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया एक सत्र में होनी चाहिए, एक सत्र में होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर बजट सत्र में आया है तो बजट सत्र में ही समाप्त, अगर ये ग्रीष्मकालीन सत्र में आया है तो ग्रीष्मकालीन में समाप्त होना चाहिए, अगर ये शीत में आया है तो शीत में, अगर ये बजट से ग्रीष्म में गया तो प्रक्रिया खारिज हो जाएगी, या ग्रीष्म में शीत में गया तो प्रक्रिया खारिज हो जाएगी। कहने का मतलब है कि एक ही सत्र में पूरी प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हो जानी चाहिए। भारतीय संविधान में ऐसा कोई उदाहरण है अभी तक? हाँ, 92 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुए बी रामास्वामी। बी रामास्वामी एक जज हुए, कौन थे, बी रामास्वामी। कब, 1992 में। बी रामास्वामी 1992 में जज थे और इनके खिलाफ क्या आया, सुप्रीम कोर्ट के थे ये जज, तो इनके खिलाफ क्या आया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट आई। लेकिन प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट पारित नहीं हो पाया क्योंकि उस समय सत्ता पक्ष ने यह प्रोसेस ऑफ इम्पीच की जो प्रोसेस थी उसको वापस ले लिया। जो आरोप या एलिगेशन उन पर लगाए गए थे साबित कदाचार और अक्षमता के, वे एलिगेशन पार्टी ने क्या कर लिए, विड्रॉल कर लिए। जैसे ही उन्होंने विड्रॉल किए तो ये प्रोसेस ऑफ इम्पीच समाप्त हो गया। तो रामास्वामी जी इस प्रकार बच गए। एक और केस हुआ था 2009 में, कोलकाता हाई कोर्ट के जो जज थे सौमित्र सेन, कोलकाता हाई कोर्ट के जो जज थे सौमित्र सेन, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे सौमित्र सेन। इनके खिलाफ 2009 में प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट चालू की गई। लेकिन इन पूरी प्रक्रिया होने से पहले ही सौमित्र सेन ने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया, त्याग पत्र। त्याग पत्र देते ही सारी प्रोसेस ऑफ इम्पीच समाप्त हो गई। इस क्लियर? तो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कितने तरीके से समाप्त हो सकती है, या तो कमेटी बोल दे 3 सदस्यीय पैनल की, या एक सत्र में पास ना हो पाए, या राष्ट्रपति साहब स्वतः ही मना कर दें, या त्याग पत्र दे दें जज साहब, या प्रस्ताव एलिगेशन लगाने वाले लोग उस एलिगेशन को वापस ले लें। तो इन आधारों पर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
मुझे आशा है कि प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो 124 के अंतर्गत ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट दिया गया था। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग और महाभियोग की प्रक्रिया में अंतर यही है कि महाभियोग स्वतः ही अपने खिलाफ लाए गए व्यक्ति को पदमुक्त करता है और प्रक्रिया में क्या है कि उसे राष्ट्रपति पदमुक्त करता है। महाभियोग में राष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त होते हैं और इसमें उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। अभी तक 1950 से लेकर 2021 तक किसी भी न्यायाधीश पर यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। एक सौ 125 में है, नियुक्ति हो गई, योग्यता हो गई। अब हम देखते हैं उन्हें भैया जब हमने नियुक्त कर दिया तो कुछ वेतन भी देना पड़ेगा हमें उन्हें। तो अनुच्छेद 125 अनुच्छेद 125 में क्या है? वेतन। किसका वेतन? माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। इसमें 2 कैटेगरीज की गई हैं, CJI मतलब मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीश की। मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000। अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 और मुख्य न्यायाधीश का कितना है? मुख्य न्यायाधीश का वेतन है मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000। अब हम लोग देखते हैं, लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, कार्यकारी न्यायाधीश। क्या आया था? कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश आया था। उसमें ऑप्शन में क्या लिखा था? 1 2 3 ऐसे करके दिया हुआ था, 3 2 1 ऐसे। तो पहले नंबर पे लिखा था उच्च न्यायालय के, दूसरे नंबर पे लिखा था उच्चतम न्यायालय के, तीसरे नंबर पे लिखा था दोनों, चौथे नंबर पे लिखा था दोनों नहीं। ऐसे ही ऑप्शन में एक, केवल 2, 1 और 2 या दोनों नहीं। तो आप ये जान लीजिए, कार्यकारी न्यायाधीश जब उच्च न्यायालय की बात आएगी तो अन्य के लिए आता है। ये अन्य न्यायाधीश जो हैं वो उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश बनते हैं। तो अगर हम लोग उच्चतम न्यायालय की बात करें तो उच्चतम न्यायालय में केवल मुख्य न्यायाधीश के लिए यह कंडीशन लगाई गई है। और वहां क्या लिखा था? कार्यकारी न्यायाधीश। उसने किसी भी पॉइंट पर मुख्य नहीं लिखा था। मुख्य नहीं लिखा था तो ये सभी न्यायाधीशों के कंटेंट में बात कर रहा था। तो ज्यादातर लोगों ने आंसर 2 लगाया था और वो क्वेश्चन गलत हो गया। ये आया था शायद समीक्षा अधिकारी में, ये क्वेश्चन आया था जो दोबारा एग्जाम हुआ था 2020 में। तो वहां ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, क्योंकि अनुच्छेद 126 यही बोलता है मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 बोलता है मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी का मतलब होता अस्थायी, अस्थायी रूप से किसी को कार्यकारी न्यायाधीश बनाना। जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति होते थे, लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनते हैं कभी, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं हम लोग इनको, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं, अस्थायी न्यायाधीश कह सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 126। क्या है? मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश। मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी। कौन करेंगे? माननीय राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। इन्हें अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। इन्हें कोई अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती। क्यों नहीं दिलाई जाती? क्योंकि जो मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश बना है वो कौन है?
सीनियर जज बनाए। सीनियर जज जो रहेगा उसको ही कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना देंगे। यह विशेष परिस्थितियों में होता है। मान लो उनके साथ कोई आकस्मिक घटना कर गई और मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया, तो उस पोजीशन पर हम कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर देंगे। जो सीनियर जज होगा उसको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो सीनियर जज ने तो ऑलरेडी शपथ ले रखी है ना, तो उसी शपथ के रूप में उसको मान्यता दी जाती है और उन्हें अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है। किसको? मुख्य न्यायाधीश को। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को अलग से शपथ नहीं दिलाते राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन बनाया जाएगा? सीनियर जज बनाया जाएगा, शपथ नहीं लेंगे। अब क्या है, ये जो कार्यकारी न्यायाधीश बने हैं इनको, किसको? कार्यकारी न्यायाधीश को क्या? इनको सभी सुविधाएं वेतन भत्ते किसके मिलेंगे? सीजेआई के। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश था उसी के अकॉर्डिंग या उसी के समान जो सुविधाएं हैं, वेतन है, भत्ते हैं, इनको प्राप्त होंगे। इस क्लियर? 126 में मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश है। आप ध्यान रखिए, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की बात 126 में की गई है। 127 में अस्थायी या तदर्थ या एडहॉक जजों की बात है। किसकी? एडहॉक जज, तदर्थ जज। 127 में न्यायालय में किसी भी न्याय व्यवस्था में एक कोरम की या गणपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। कोरम कि इतने जज किसी भी न्यायालय में होना अनिवार्य है। जैसे मान लो 33 जज वर्तमान में हैं, तो इन 33 जजों में न्यूनतम संख्या 15 रखी गई है कि मतलब 15 से जज कम नहीं होने चाहिए। अगर 15 से कम है या 14 से कम है तो वह कोरम व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो कोरम को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? तदर्थ जजों की नियुक्ति कर ली जाती है। तदर्थ का ही मतलब अस्थायी होता है। तदर्थ का मतलब ही अस्थायी होती है। जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कोरम के अनुरूप नहीं रहती है, तब क्या किया जाता है? तब भारत के 25 उच्च न्यायालयों से, भारत के 25 उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों की नियुक्ति कर ली जाती है। कैसे? कि 25 न्यायालयों को एक लेटर जारी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में यदि किसी जज की अतिरिक्तता है तो उस अतिरिक्तता को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 2 महीने के लिए। तो ये अस्थायी रूप से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है। मान लो सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की आवश्यकता है और 25 न्यायालयों से मात्र 4 जज मिल गए हमें, अभी 2 जज नहीं है हमारे पास। तो इन 2 जजों की व्यवस्था आगे बता रहा हूं मैं। तो इन 4 जजों को अनुच्छेद 127 के तहत क्या कर दिया जाएगा? अस्थायी रूप से रख लिया जाएगा, एडहॉक रूप से न्यायालय में रख लिया जाएगा। और इन जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्या मिलेगी? सुविधाएं, वेतन, भत्ता मिलेगा उस समय। इस क्लियर? अब ये क्या हुआ है? 2 जज कम हैं अभी भी। अब इन 2 जजों की पूर्ति करनी है, तो संविधान में यह कहा गया कि इन जजों की पूर्ति के लिए हम उन जजों को नियुक्त कर देंगे जो जज रिटायर हो चुके हैं। जो जज रिटायर हो चुके हैं उन जजों को हम पुनः नियुक्त कर देंगे अस्थायी रूप से, एडहॉक रूप से हम उन्हें पुनः नियुक्त कर देंगे। और यह व्यवस्था की गई है आर्टिकल 128 में। कहां की गई है? आर्टिकल 128 में। यदि पूर्ति नहीं होती है 25 जजों के 25 न्यायालयों से, तो फिर उन्हें क्या करेंगे? जो रिटायर जज हैं हमारे, क्या हैं? रिटायर जज हैं। रिटायर जजों को हम हायर कर लेंगे कुछ समय के लिए, 15 दिन हो चाहे वो 2 माह हो, तो हम उन्हें हायर कर लेंगे एडहॉक जज के रूप में और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही सुविधाएं दी जाएंगी जब तक वे कार्य करेंगे एडहॉक के रूप में। इस क्लियर? 27 और 28 एडहॉक जजों की नियुक्ति से संबंधित है।
अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 129 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख का मतलब इसके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, इसके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं वह भारत के 25 उच्च न्यायालयों में और इनके अधीनस्थ 660 जिला न्यायालयों में वे निर्णय उसी रूप में मान्य होंगे जिस रूप में कोई कानून मान्य होता है। क्या है? अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि इसने जो निर्णय दिए हैं वे क्या एक कानून है, और वे कानून हाई कोर्ट से लेकर उनके अधीनस्थ 640 जिलों में जो न्यायालय हैं उन सभी में वह उसी रूप में मान्य है जिस रूप में कानून या विधि या संसदीय कानून ये उसी रूप में मान्य होंगे, और इनकी अवमानना उसी रूप में मानी जाएगी जैसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं 130 में क्या दिया है? स्थान किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या है? 130 में स्थान दिया है दिल्ली में। अब इसी में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठें बनाई जा सकती हैं, खंडपीठ बन सकती है आवश्यकता अनुसार। आवश्यक कौन बनाएगा ये? तो ये बनाएंगे राष्ट्रपति साहब। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति जी सलाह होगी CJI की। अभी कभी ऐसा हुआ है 2 बार, जम्मू एंड कश्मीर में और हैदराबाद में 2 बार खंडपीठ बन चुकी है। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद राज्य में खंडपीठें बन चुकी हैं या स्थापित हो चुकी हैं। इसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की मौलिक अधिकारता या मूल अधिकारता या प्रारंभिक अधिकारता क्या है। आर्टिकल 131 में कहा गया है मूल प्रारंभिक अधिकारता, प्रारंभिक मूल या मौलिक अधिकारता। इसके अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी चुनाव विवाद, किससे? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित के संबंध के चुनाव विवाद, चुनाव विवाद या राज्य विवाद, राज्य संघ विवाद, संघ और राज्यों का विवाद। राज्यों का मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक राज्यों और राज्यों के विवाद, राज्यों और राज्यों के विवाद। इस तरीके की अधिकारता किसके पास है? इस तरीके की अधिकारता सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 131 के तहत। और आर्टिकल 132 में कहा गया है अपीलीय न्यायालय, अपील न्यायालय। कैसी अपील? सभी प्रकार की अपीलें, दीवानी अपीलें, फौजदारी अपीलें, दीवानी हाई कोर्ट के विरुद्ध, हाई कोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपील की अधिकारता दी गई है अनुच्छेद 132 में। 131 में उसकी खुद की क्या है? अभिलेखीय मूल अधिकारता या प्रारंभिक अधिकारता
और 132 में है अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता, जिसमें हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 137 में कहा गया है, आर्टिकल 137 में कहा गया है कि न्यायालय अपने पूर्व के न्याय को या निर्णय को क्या कर सकती, अवलोकन कर सकती, लोकन कर सकती है, अवलोकन कर सकती है और उसमें परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, क्या कर सकती है, सुधार कर सकती है, सुधार कर सकती है। ये आर्टिकल 137 के अंतर्गत लिखा है कि न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों को अवलोकित कर सकता है। इसी को कहते हैं न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति। अगर ये है तो कहाँ है, तो हम लोग देखते हैं 1960 में बेरूवाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रस्तावना ना संविधान का क्या नहीं है, अंग नहीं है। बाद में 1973 में केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973 में क्या कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। तो अपने ही निर्णय को 60 का 13 साल बाद सुधार करके पुनरावलोकित कर दिया। यही था आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 अगर हम लोग कहें कि आर्टिकल 13 में क्या है फिर, तो आर्टिकल 13 ये बोलता है कि संसद या विधानमंडल ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकारों का अलिपीकरण या उनसे असंगत हो। यदि ऐसी कोई विधि बनाती है तो न्यायालय उसे उस स्थिति तक शून्य घोषित कर सकती है। इसे कहते हैं न्यायालय को समीक्षा का अधिकार। इज क्लियर? हम लोग आगे देखते हैं। आर्टिकल 139 में यह कहा गया कि न्यायालय 139 सुप्रीम कोर्ट को रिट अधिकारिता देने का संसद को अधिकार है। मतलब इसकी रिट अधिकारिता संसद कानून से बढ़ा सकती है। सभी कानूनों को कौन बनाती है? संसद बनाती है। तो इसके लिए भी कानून बना सकती है कि इसकी रिट को और बढ़ा दिया जाए। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत जारी 5 रिटों के अतिरिक्त रिट जारी करने की अधिकारिता भी इसी में दी गई है। एक तो इसकी रिट अधिकारिता को संसद बढ़ा सकती है और आर्टिकल 32 के तहत जो 5 रिटें जारी की जाती है उसके अतिरिक्त न्यायालय रिट जारी कर सकता है। यह बोलता आर्टिकल 139। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 143 न्यायालय की परामर्श शक्ति। 143 क्या है? परामर्शकारी शक्ति। किसकी? न्यायालय की। राष्ट्रपति 143 के तहत जब सलाह मांगते हैं, क्या मांगते हैं? सलाह मांगते हैं तो न्यायालय क्या करता है? इन्हें सलाह देता है। क्या देता है? सलाह देता है। और सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। वो सलाह दिए
वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसी प्रकार न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय के सलाह मांगेंगे तो न्यायालय को सलाह देनी ही पड़ेगी। जैसे वे सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसे ही न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या ऐसा कोई घटनाक्रम है? हाँ, 1993 में अयोध्या मामला में जब राष्ट्रपति जी ने जब सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम सर इस मामले में किसी प्रकार की सलाह नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 143 के तहत परामर्शकारी शक्ति के रूप में है ये, जो राष्ट्रपति के परामर्शकारी शक्ति है वही न्यायालय के पास भी है कि परामर्श दे या नहीं दे, तो न्यायालय की भी परामर्शकारी शक्ति कहते हैं इसको। इस क्लियर? इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बेरुवाली मामला जस्ट अभी बताया मैंने, तो वो 1960 का है, लेकिन 1956 में ये मामला सामने आया। बेरुवाली एक जगह है भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर, उस बॉर्डर पर कुछ गांवों को लेकर विवाद था। उसी विवाद के लिए जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गई 1956 में कि माननीय न्यायाधीश जी आप ये बताइए कि ये जो जगह है हम बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान को दे देते हैं जिससे वहां के लोगों की जीवन यापन में सुविधा हो, तो उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार के किसी भी प्रावधान को नहीं कर सकते, आप इसके लिए संविधान संशोधन का सहारा लीजिए। तो उन्होंने इस पर किसी विशेष टिप्पणी को ना करके किसकी तरफ मोड़ दिया, हमें संविधान संशोधन की तरफ मोड़ दिया। फिर हमने उस पर संविधान संशोधन किया और ये बेरुवाली केस 1960 आया। इस क्लियर? ऐसे दो मामले हमें राष्ट्रपति की सलाह से मिलते हैं। टोटल 8 से 9 मामले हैं जिस पर अभी तक सलाह ली गई, लेकिन 2 मामले बहुत फेमस हुए इसलिए हमने आपको 2 बता दी। इसके अलावा 143 का ये हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं, एक व्यक्ति हुए थे PIL, आपके नाम में आता होगा सुनने में, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं। तो लोकहितवाद के जनक कौन है? तो PN भगवती। लोकहितवाद की अवधारणा कब आई? 1984 में यह अवधारणा आई। कब आई? 1984। PN भगवती हमारे 17वें सुप्रीम कोर्ट के 17वें न्यायाधीश हुआ करते थे उस समय, और इन्हें PIL का जनक कहते हैं। PIL का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, जनक या प्रणेता कहते हैं। किसको? PN भगवती को PIL का जनक या प्रणेता कहते हैं। मोस्टली इसका नाम पूछा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका, इसको हिंदी में कहते हैं। ये 1984 में हुई और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही, कहां? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही हम जनहित याचिकाएं लगा सकते हैं। लेकिन समय के साथ जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ती गई, तो न्यायालय का बोझ कम करने के लिए, बढ़ते बोझ को कम करने के लिए न्यायालय ने इस पर 1 लाख रुपए का क्या लगा दिया? जमानत राशि लगा रखी, जमानत राशि लगा दी। इस पे 1 लाख रुपए आप जमा करिए पहले जनहित याचिका पर, तब हम आपकी जनहित याचिका सुनेंगे। अगर वह जनहित याचिका स्क्रूटनी के दौरान सही पाई गई तो आपकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी केस के बाद। अगर वह नहीं पाई गई कि उससे एक बहुत बड़ा वर्ग या समाज प्रभावित नहीं हो रहा, तो यह 1 लाख रुपया आपका क्या रख लेगा? सुप्रीम कोर्ट रख लेगा। अगर आपने एक मूवी आई थी बीच में जॉली LLB, तो उसमें अरशद वारसी एक केस लड़ते हैं, तो आपको याद हो वो 1 लाख रुपया जो इकट्ठा करता है, वो 1 लाख रुपया इसी के लिए इकट्ठा किया जाता है, जनहित याचिका को फाइल कराने के लिए 1 लाख रुपए की फीस न्यायालय ने निर्धारित कर दी है, जिससे कि न्यायालय के बोझ को कम किया जा सके। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो
उच्चतम न्यायालय के जज के साथ साथ भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। तो 11वें क्रम के वे राष्ट्रपति थे, उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह जी थे। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो उनका नाम था वाई बी चंद्रचूड़। वाई बी चंद्रचूड़ चंद्रचूड़ जी 7.5 वर्ष रहे। तब उस समय 65 और 6 वाला प्रोविजन नहीं प्रोवाइड, 6 वर्ष का नहीं था, केवल 65 साल का हुआ करता था। तो वाई बी चंद्रचूड़ 7.5 साल तक जज बने रहे। कौन बने रहे? जज। और सबसे कम समय तक थे एन के सिंह। ये मात्र 18 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। मात्र 18 दिन तक भारत के चीफ जस्टिस रहे। अगर हम महिला की बात करें तो वे थी फातिमा बीबी। महिला फातिमा बीबी ये भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज थी। मुख्य नहीं थी, ये अन्य न्यायाधीशों में शामिल थी। फातिमा बीबी भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी। पहली महिला न्यायाधीश थी। एक महिला और है इंदु मल्होत्रा। अभी हाल में ये है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा पहली ऐसी महिला जज हैं जो अधिवक्ता से क्या बन गई हैं? सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं। ये किसी भी उच्च न्यायालय की जज नहीं रही, ये केवल प्रैक्टिसर थी अधिवक्ता के रूप में, और ये सुप्रीम कोर्ट की बाद में जज बनी। तो ये था पूरा सुप्रीम कोर्ट आज समाप्त हुआ। उच्च न्यायालय आर्टिकल 124 से लेके 147 तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया। कल हम लोग हाई कोर्ट डिस्कस करेंगे, और उससे पहले 2 मिनट का टॉपिक है आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। कल हम लोग वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। कल हम लोग मिलते हैं दोबारा से। आज के लिए धन्यवाद।